हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार बौरे और आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट। क्या है अपडेट? तो भाई अभी से कुछ समय पहले तक ये कयास थे कि भाई रशिया के प्रेसिडेंट अगेन होंगे व्लादिमीर पुतिन, राष्ट्रपति अगेन होंगे व्लादिमीर पुतिन। और लीजिए आ चुका है बेसिकली रिजल्ट आया है 87% वोट के साथ पुतिन ने जो है वो इलेक्शन विन करा है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। अब ये जो विन है ये 5वां टर्म होगा बेसिकली पुतिन का एज अ लीडर ऑफ रशिया। अब रशिया का ये जो हिस्टोरिक विन है इसके क्या क्या डायमेंशन होने वाले हैं आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और अगर मैं आपसे कहूं कि पुतिन ने ये जो इलेक्शन विन करा है इस विनिंग के साथ अपना जो 5th टर्म ये कंप्लीट करेंगे, इस टर्म को कंप्लीट करने के साथ ये रशिया के पहले जो USSR हुआ करता था इसके एक डिक्टेटर के फॉर्म में काफी प्रसिद्ध रहे, काफी चर्चित है एक पर्सनैलिटी, शायद आप जानते हो, स्टालिन को अपने टर्म को कंप्लीट करने के साथ पीछे छोड़ देंगे व्लादिमीर पुतिन और रशिया में सबसे लंबे समय तक लीडर रहने का रिकॉर्ड भी कायम कर देंगे। अब ये जो कंडीशन है, ये जो विनिंग है, ये वर्ल्ड लेवल पर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करी जा रही है और इसके पीछे का रीजन भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पुतिन ने अपने भाषण में, मतलब जब उन्होंने प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्शन विन करा तो उस समय अपने भाषण में पुतिन के द्वारा एक स्पष्ट तौर पर वर्ल्ड को मैसेज पास करा गया। अगर मैं कहूं तो ये वर्ड जो आप सामने देख रहे हैं इस वर्ड को अपने दिमाग पर सेटल डाउन कर ले, बिकॉज अब ये वर्ड फिर से लगातार न्यूज में रहेगा। बिकॉज रशिया की ओर से जो अटैक करा गया है यूक्रेन में, रशिया उसे युद्ध नहीं विशेष सैन्य अभियान कहता है, स्पेशल मिलिट्री एक्सरसाइज कहता है, एक ऐसा टर्म जो वॉर को माइल्ड वर्ड्स में एक्सप्लेन करने के लिए यूज करा जाता है। बार बार वेस्टर्न वर्ल्ड इन्वेडन वॉर इस शब्द को यूज करके सर्किल करने का प्रयास करता है बेसिकली रशिया को, और रशिया बार बार इसे इस शब्द के द्वारा जो है वो माइल्ड करता है, ये अपने इंटरेस्ट को दर्शाता है। अब यहां पर मैं आपको एक लाइन बताना चाहूंगा, पुतिन के द्वारा एक स्टेटमेंट आज से कुछ समय पहले दिया गया था। स्टेटमेंट था वर्ल्ड विदाउट रशिया इज नथिंग, विश्व रशिया के बिना कुछ नहीं है। यानी कि यह एक सॉफ्ट धमकी होती है, अभी की नहीं, कुछ समय पहले की यह घटना है जब नेटो में ज्वाइन करने की बात चल रही थी। उस समय पर यूक्रेन के लिए रिस्पेक्ट में यह स्टेटमेंट बार बार दोहराया गया कि विश्व जो है वो रशिया के बिना कुछ नहीं है। यानी कि अगर रशिया के इंटरेस्ट सेक्रीफाइस होते हैं तो इससे वर्ल्ड के इंटरेस्ट भी सेक्रीफाइस होंगे और उसके आधार पर ही आगे फिर वॉर जो है स्टार्ट हुई। अब यहां पर आप देखेंगे जो पुतिन के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया बेसिकली ये कि हम आने वाले समय में अपनी जो सैन्य कार्यवाही है उसको और भी ज्यादा प्राथमिकता देंगे। यानी कि आने वाले समय में ये जो इन्वेजन चल रहा है रशिया का, ये जो वॉर चल रही है रशिया और यूक्रेन की, ये वॉर समाप्त नहीं, बेसिकली आगे और भी तेजी से एक्सेलरेट होगी। इस बात के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि बहुत सारे देशों ने, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो, चाहे जर्मनी हो, यूनाइटेड किंगडम हो या अन्य देश हो, इन्होंने स्पष्ट तौर पर एक लाइन दोहराई थी, दीज इलेक्शंस आर नॉट इवन फेयर एंड नॉट इवन फ्री। ना ही ये जो इलेक्शन थे ये स्वतंत्र थे और ना ही निष्पक्ष थे। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई स्वतंत्र और निष्पक्ष ना होने का आधार क्या है, तो अगर हम देखें तो पुतिन के अगेंस्ट, व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट 3 कैंडिडेट्स और थे बेसिकली, और इन 3 कैंडिडेट्स में से एक और कैंडिडेट था, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट पहले 4 थे और चारों ही कैंडिडेट्स ने स्पष्ट तौर पर अपने एजेंडाज में मेंशन करा था कि यूक्रेन और रशिया वॉर में रशिया के स्टैंड्स सही हैं। यानी कि पुतिन के अगेंस्ट जो भी 4 कैंडिडेट्स थे उन्होंने स्पष्ट तौर पर इसे समझाया था कि ये स्टैंड्स जो रशिया के हैं ये आने वाले समय में उन्हें समर्थन करेंगे। जो एकमात्र कैंडिडेट था जिसने बेसिकली ये कहा था कि भाई हम रशिया के स्टैंड्स को चेंज करना चाहते हैं, यानी कि वो स्टैंड्स जो बेसिकली अभी रशिया के हैं यूक्रेन को लेकर और युद्ध को लेकर, उनमें चेंजेस की बात जिस कैंडिडेट ने करी, अगर मैं कहूं निष्पक्ष नहीं कहने का
इलेक्शन को आधार ये है कि इलेक्शन जो वहां कराए गए उसमें उस कैंडिडेट का नाम भी नहीं शामिल था, यानी कि वो कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाया और जो ऑफिशियल मैनर में उसका रीजन बताया गया वो साइन का मिसमैच होना जैसा एक प्रोसीजरल एरर बताई गई। यानी कि स्पष्ट तौर पर वर्ल्ड का यह कहना है कि रशिया में होने वाले जो इलेक्शंस थे या इलेक्शंस हैं एग्जैक्टली, ये फ्री एंड फेयर नहीं थे, ये स्वतंत्र भी नहीं थे, निष्पक्ष भी नहीं थे। ये कहना है बेसिकली वेस्टर्न वर्ल्ड का। अब यहां पर मैं एक बात बताऊं तो याद रखिएगा, वेस्टर्न वर्ल्ड हमेशा ही ईस्टर्न वर्ल्ड, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, और कई हद तक भारत हो, इन्हें इलेक्शंस के फॉर्म में हमेशा क्रिटिसाइज करता हुआ आपको दिखाई देगा। कई बार इसलिए ऐसा कहा जाता है, मैं स्पष्ट तौर पर आपको बताऊं तो कई बार ऐसा कहा जाता है बेसिकली कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो अपने आप को मानता है कि वो डेमोक्रेसी का बेसिकली सबसे बड़ा केंद्र है, और जैसी डेमोक्रेसी, जैसा लोकतंत्र पश्चिम में है, उसी को मिमिक करता हुआ देश का ही लोकतंत्र और उसका इलेक्शन ही राइट होगा। इसलिए आपको कई बार दिखाई देगा कि चाइना और रशिया इस बात को जो है वो डिफेंड करते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो इलेक्शन या जो डेमोक्रेसी का मैनर पश्चिमी देशों में है वही डेमोक्रेसी है। सिंगल पार्टी रूल, इसे कई बार क्रिटिसाइज करा जाता है। अगर आप चाहें तो हम इस पर कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए अब हम कुछ चर्चा करते हैं व्लादिमीर पुतिन के बारे में। अगर शॉर्ट में हम देखें तो 16 वर्षों तक, आई थिंक आप सभी को पता होगा कि रशिया की खुफिया एजेंसी में काम करने वाले व्लादिमीर पुतिन ने गुप्तचर एजेंसी केजीबी से रिटायरमेंट के पश्चात लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट से रिटायर हुए थे। और याद रखिए कि इस पोस्ट से सेवानिवृत्त होने के बाद इन्होंने जो है वो 1999 दिसंबर 31 की वो डेट, दिसंबर 99 में रशिया के एक कार्यवाहक अर्थात एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह कार्य करा, और उसके बाद जो गाड़ी चलना स्टार्ट हुई वो अभी तक कंटिन्यू है। बीच में कार्यवाहक, फिर राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, सत्ता का हस्तांतरण या मैं कहूं शक्तियों का हस्तांतरण। यहां आप देखेंगे कि 2000 से 2004 के बीच में राष्ट्रपति का चुनाव जीता, इसके पश्चात अपना कार्यकाल जो है वो लगातार रखा 2008 तक, लेकिन इसके बाद तीसरी बार चुनाव में खड़े होने के लिए अयोग्य थे तो इसके पश्चात राष्ट्रपति कोई और चुना गया, लेकिन शक्तियां कहीं ना कहीं पुतिन के चारों ओर ही घूम रही थी। इसी के साथ आप पाएंगे 2011 की वो घटना और इसके पश्चात लगातार पुतिन का कंटिन्यू एज अ प्रेसिडेंट करना, उस क्लॉज को हटा देना जहां यह लिखा हुआ है कि 2 से अधिक बार रशिया का प्रेसिडेंट कोई व्यक्ति नहीं बन सकता। अब जो कार्यकाल था पहले जो 4 वर्षों का हुआ करता था उसे बढ़ाकर 6 वर्षों का करना हो, या शक्तियों का एक पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इनके कारण जो है वो कई बार पश्चिमी वर्ल्ड इस बात को अंडरलाइन करता है, बार बार इस बात को दोहराता है कि रशिया कहीं ना कहीं जो है वो सत्ता और शक्ति अपने पास, अपने लीडर के पास, उसे एक डिक्टेटर की तरह रखने का प्रयास करता है। अब ये जो है ये पूरा सिनेरियो है। आप देख पाएंगे कि इसके साथ ही जो पुतिन है ये रशिया के वो लीडर बनने वाले हैं जो सबसे अधिक समय तक जो है वो सत्ता में काबिज रहे। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके पहले जो ये रिकॉर्ड था ये स्टालिन के पास था, ये तानाशाह कहे जाते थे। और अगर इस बात को हम आगे भी बढ़ाएं, पुतिन के कार्यकाल को भी देखें, तो यहां मैं आपको दर्शाना चाहूंगा कि 1999 के पहले का जो समय था ये रशिया का वीक टाइम कहलाता है। यानी कि रशिया का एक वर्ड है ग्लासनास्ट पेरेस्ट्रोइका, इस वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, ग्लासनास्ट पेरेस्ट्रोइका, अर्थात ये शब्द दिखाता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ का विभाजित हो जाना, विभाजित होकर अलग अलग छोटे देश बनना और यूएसएसआर के उत्तराधिकारी के रूप में रशिया का सामने आना, यह इस कंडीशन को प्रदर्शित करता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 1991 से लेकर 1999 तक का यह समय था, यह वो समय था जब रशिया पॉलिटिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील नहीं करता था। और इसके पश्चात जैसे ही सत्ता रशिया के लीडर व्लादिमीर पुतिन के पास आती है, हमारा और रशिया का रिलेशन अगेन उसी पटरी पर, अगेन उसी दिशा में बढ़ना स्टार्ट करता है। मैं आपको बताऊं तो रशिया के प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के पश्चात, कार्यवाहक के रूप में ही इलेक्ट होने के पश्चात जो है वो पुतिन का विजिट होता है भारत में अर्ली 2000 में, और वहां एक स्लोगन छपता है बिग मैन कम्स, बड़े व्यक्ति का आगमन।
और यहां से फिर भारत का रशिया के साथ एक दूसरे दौर का, दूसरे राउंड का रिलेशन स्टार्ट होता है। इसके पहले तक का रिलेशन वो रिलेशन था जो यूएसएसआर के साथ था, और इसके बाद का जो रिलेशन रहा वो एग्जैक्टली कहें तो रशिया के साथ था, और उस रिलेशन में एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट रहा व्लादिमीर पुतिन का। अब आई थिंक आपको चीजें थोड़ा बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। अब यहां पर एक एजेंडा आता है कि जो सैन्य कार्यवाही के बारे में रशिया ने इंडिकेट करा, ये इंडिकेशन क्यों है, तो इसके पीछे का एक हिडन रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा। याद रखिए कि अभी से कुछ समय पहले ही ये चर्चाएं स्टार्ट हो चुकी हैं कि फ्रांस जो है वो इनडायरेक्टली इस वॉर में एंटर होगा, या फिर इसके बारे में विचार करा जा रहा है। यानी कि फ्रांस की इट मे बी पॉसिबल के आने वाले समय में यूक्रेन रशिया वॉर में एंट्री हो, और ये जो एंट्री है, इस एंट्री के अगेंस्ट पहले से जो पुतिन या हम कहें यूएसएसआर या हम कहें रशिया ने अपने स्टैंड क्लियर रखे हैं कि वर्ल्ड हैव टू रेडी, विश्व को रेडी रहना चाहिए इस चीज के लिए। और बार बार दोहराया गया कि 1882 की जो कंडीशन थी, जब बेसिकली एक समय पर नेपोलियन की एंट्री हुई थी, एग्जैक्टली ईयर्स में आगे पीछे के ईयर्स हो सकते हैं, बट जब नेपोलियन की एंट्री हुई थी उस समय पर एक मैसिव फेलियर फेस करा था नेपोलियन ने। कहीं ऐसी ही स्थिति दोबारा ना हो, यह रशिया ने क्लियर करा जब ये हवाएं उड़ना स्टार्ट हुई कि भाई फ्रांस की इनडायरेक्टली एंट्री हो सकती है इस वॉर में। तो आई थिंक आपको ये चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी कि एग्जैक्टली जो इलेक्शंस हैं, ये इलेक्शन में प्रेसिडेंट के तौर पर रशिया के लीडर का अर्थात व्लादिमीर पुतिन का अगेन जो है वो स्थापित होना और वर्ल्ड लेवल पर इसे सर्किल करना, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं, इसके पीछे के कारण क्या हैं, इसे आप समझ पाए होंगे। याद रखिए कि ये जो पूरा सिनेरियो है अभी और भी लंबा जाता हुआ दिखाई देगा, और ये भी याद रखिए कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आई होप आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और वीडियो एंड करने से पहले याद रखिएगा स्टडी आईक्यू के जो P2I बैचेस हैं, बैच नंबर 2 मार्च के महीने का ये लॉन्च हो चुका है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी को क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड मैनर में प्रिपेयर करना चाहते हैं तो एक बेहतर चांस है आप जो है वो 24 मार्च से स्टार्ट होने वाला बैच है, ये 24 मार्च से स्टार्ट होने वाला बैच है। ये शार्प 8 o'clock मॉर्निंग का बैच है। 3 आवर की लाइव क्लासेस होंगी, और इन क्लासेस को आप प्रिवेल कर सकते हैं ऑन अ नॉमिनल कॉस्ट 23,999। इस कॉस्ट पर आप इसे प्रिवेल कर पाएंगे। याद रखिए ये कॉस्ट आपको तभी मिलेगी जब आप फैकल्टी कोड, जैसा मेरा यहां मेंशन है, AK लाइव कोड का यूज करें। आई होप मैं आप सभी को इन बैचेस में देखने वाला हूं। SIP के नाम से, सक्सेस इन प्रीलिम्स के नाम से इसमें प्री का क्रैश कोर्स इंक्लूडेड है। साथ ही इसमें इंक्लूडेड है मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, अर्थात आपका प्री क्वालिफाई होते ही स्टडी आईक्यू आपको अपने प्रेमाइसेस में दिल्ली में बुलाकर आगे की सारी तैयारियां कराएगा। याद रखिए करंट अफेयर का प्रोग्राम हो या 1-to-1 मेंटरशिप हो, ऑल दीज शैल बी प्रोवाइडेड बाय स्टडी आईक्यू ऑन द वन टाइम कॉस्ट ऑफ दिस। इस उम्मीद के साथ कि मैं आप सभी को इन बैचेस में देखने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।